हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडकेम क्लासेस। तो आज हम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाकर। ठीक है, तो मेरे साथ आप बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए अपनी। और आज हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है या फिर जज करना है कि आपने अब तक जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है वो सारी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप साथ में मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ब्लैंकली नहीं बैठना है, पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में हर एक चीज नोट कर लीजिए, बिकॉज इट्स टाइम टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, इट्स टाइम टू फॉलो ऑल द सीक्वेंस अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू एवरी टॉपिक। मतलब हर टॉपिक को अकॉर्डिंगली हर सीक्वेंस में आपको रिविजन करना स्टार्ट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये जज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आपकी थ्योरी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो वो आप किस बेसिस पे जज कर सकते हो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग से जज कर सकते हो। अगर आप जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी नेगेटिव मार्किंग से आप बचोगे। इसीलिए अब तक आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है, अभी कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी थ्योरी पढ़ चुके हो, अभी जो भी नेक्स्ट एग्जाम आपकी फेब में है, जो भी डेट्स आएंगी आपकी, उस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चंस की, तो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी थ्योरी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये रिवीजन क्लास वीडियो है। हर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में लिए हैं, ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और ऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट रिवीजन। बार बार आप जितना रेगुलरली पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे रिवीजन की, उतनी ही रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होते जाएगा। मेनली अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो कभी भी ऑर्गेनिक में कोई एडवांस टॉपिक में जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस में ऑर्गेनिक पढ़ो, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब तक आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एक सीक्वेंस नहीं आएगा, तब तक आप एडवांस टॉपिक को उतने आसानी से क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने हमेशा आपको ग्रुप में भी बहुत बार मैंने समझाया है स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है एरोमेटिसिटी से। ठीक है, और अभी जीओसी, देन जीओसी इंटरमीडिएट, अभी आपको मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं नेट की तरह या गेट की तरह जैम में भी। तो ऐसा बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है कि नेमिंग रिएक्शन में रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का या जीओसी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसीलिए आप सीक्वेंस में पढ़िए, एरोमेटिसिटी, जीओसी, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म। ठीक है, इन बिटवीन आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। एरोमेटिसिटी, जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बायोमोलिक्यूल्स, या फिर जिसको आप नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस ऑर्गेनिक पढ़ने का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की, तो आपको तीन चीजें आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, इट इज टू बी साइक्लिक। ठीक है, इट इज प्लेनर, conjugated, sp2 hybridized, and it obeys Huckel rule, that is 4n plus 2 pi electron। ठीक है, यही पढ़ रखा है। कोई भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता है, ये भी साइक्लिक होते हैं, ये भी प्लेनर होते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्जुगेटेड होते हैं, इनके एटम्स भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, बट इट फॉलोज 4n pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं, असाइक्लिक भी हो सकते हैं। इट इज प्लेनर और इट इज नॉन प्लेनर, कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं। और आप किससे आसानी से बता सकते हो कि डू नॉट फॉलो एनी रूल, मतलब ना वो 4n plus 2 के इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, ना वो 4n pi इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एरोमेटिसिटी में, होमो एरोमेटिसिटी का। ठीक है, तो होमो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, उसके बाद होते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, देन होते हैं नॉन एरोमेटिक, एंड लीस्ट वन इज फॉर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी टेस्ट में दिया था आपको एरोमेटिसिटी की कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर आ जाता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, फिर आ जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड लीस्ट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है,
फिर आपको फुल वैलिड टाइप के सिस्टम्स को पढ़ना है कि जो फुल वैलिड टाइप का सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से हम यहाँ पे चार्ज को डिस्पर्स नहीं कर सकते, मैं बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक नहीं करवा सकती। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करवाया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम होती है किसकी कंपेयर में, कार्बन के कंपैरिजन में, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो कर सकती हूँ और इसको बोल सकती हूँ कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नेचर का होगा। बट इस कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है मैं ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती, इसलिए ये जो फुल वैलेंट टाइप की कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फिर आपको जीओसी में क्या पढ़ना है, या फिर अब तक आपने सारे वीडियोस पढ़ रखे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपरली उसको रिवीजन कीजिए, असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, मेनली टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग हो रही है या फिर बहुत ज्यादा गलती आप कर भी रहे हो तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नीचे ही पीडीएफ के नीचे ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, तो जहां पर भी गलती हुई है सॉल्यूशन देखकर उसको इम्प्रूव कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे जीओसी की तो आपको पता होना चाहिए कि जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, रेजोनेंस कहाँ लगेगा, ठीक है, फील्ड इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी बेसिसिटी किस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, SN1 और SN2 एंड सॉल्वोलिसिस, एनजीपी का क्या रोल है, ये सारी चीज आपको अच्छे से रिविजन करनी है। उसके अलावा रिएजेंट मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट में मेनली कौन से रिएजेंट, आप बार बार पूछते हो कि कौन से रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितने भी आपको तेज सर ने पढ़ाए हैं आपके कंटेंट में जितने भी रिएजेंट को ऐड किया गया है वो सारे ही रिएजेंट आपको पढ़कर जाना है। अगर आप एटलीस्ट उतने भी रिएजेंट पढ़कर जाओगे तो आपका आसानी से हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द इंटरमीडिएट पार्ट कि इंटरमीडिएट किस तरीके से फॉर्म होते हैं और किस तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वैगनार मिर्विन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप सभी के लिए, पिनाकोल टू पिनाकोलर रीअरेंजमेंट, इट इज ऑल अबाउट अ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जिसमें आइसोबोर्नियोल को कैम्फीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने सारी नेमिंग रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कवर करवाई है। वुल्फ रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर कीटीन किस तरीके से फॉर्म होता है, कार्बन किस में बनता है, नाइट्रेन किस में बनता है। ठीक है, इसके बाद आपको बेकमन रीअरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेगनर मिर्विन रिएक्शन, वुल्फ रीअरेंजमेंट, बेकमन रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है हॉफमन रीअरेंजमेंट। हॉफमन रीअरेंजमेंट में डायरेक्टली क्या होता है, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। देन कर्टियस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच नाइट्रेन इज फॉर्म्ड। देन स्किम्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये जितने भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन किस हिसाब से होता है। ठीक है, डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट आई थिंक वो आपके सिलेबस में है या नहीं एक बार चेक कर लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फेब्रस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बहुत से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो यही से आता ही आता है, फेब्रस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, देन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ब्रिटिक रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारी नेमिंग रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शंस की, तो नेमिंग रिएक्शंस में ब्रिटिक रिएक्शन को भी आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि ब्रिटिक रिएक्शन कब होती है, स्टेबल किसे कहते हैं, अनस्टेबल किसे कहते हैं, ये सारी चीज आपने पढ़ रखी है। तो नेमिंग रिएक्शन में भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिक रिएक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से फॉस्फोरेजिलाइड बनता है, किस तरीके से फॉस्फोरेजिलाइड एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में ब्रिटिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत एडवांस ब्रिटिक रिएक्शन नहीं है लेकिन बेसिक ब्रिटिक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़नी है मैकमरी रिएक्शन। वैसे तो मैंने कुछ कम भी लिखाया होगा तो चलेगा, बट इससे ज्यादा ही जितने भी आपके कंटेंट में सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। मैकमरी रिएक्शन, पीटरसन रिएक्शन या फिर इसको पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन में किस तरीके से इपॉक्साइड की ओपनिंग होती है, ये सारी चीज भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रीमन टीमन रिएक्शन, विल्समेयर हैक रिएक्शन,
Riemann-Tiemann reaction is very important. Then Wills-Meyer-Hack reaction, aldol condensation. Aldol condensation, mainly cross aldol condensation or intramolecular aldol condensation. Michael addition. Together we learned aldol and with Michael with aldol, that is Robinson annulation. ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कब क्या चीज अप्लाई करनी है. Claisen condensation is also very important. Claisen condensation, Cannizzaro reaction, किस तरीके से Cannizzaro reaction को redox reaction बोला जाता है. ये सारी छोटी छोटी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए. Siemens-Smith reaction, then Birch reduction or Birch reaction. Sometimes Darson is also very important for jam point of view. Darson reaction जिसमें ester glycosidic condensation होता है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है कि किस तरीके से DDQ या फिर SiO2 अगर आपको रिएजेंट पढ़ाया गया है तो इपॉक्साइड कौन सा रिएजेंट करता है, MCPBA का क्या रोल है, कोई भी रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो या रिड्यूसिंग रिएजेंट हो, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हो, कोई भी रिएजेंट को कैटेगराइज कर दो कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है. तो ये जितने भी रिएजेंट है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको प्रॉपरली अच्छे से जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको इतने अच्छे से बनाइए कि बार बार वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत ना पड़े और प्रॉपरली आप उसे क्या कर सके, अच्छे तरीके से रिविजन कर सके, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब किस तरीके से रिएक्शंस होती है. अब मेनली क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम बहुत सी जगह अटक जाते हैं दो ऑप्शंस में, है ना. तो कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमने सब पढ़ रखा है, लेकिन हम क्वेश्चंस जब करते हैं तो दो ऑप्शंस में अटक जाते हैं, दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. और ये मेनली क्वेश्चन होता है कि हम रिएजेंट के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करें या रिएजेंट के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से अप्रोच करें. तो देखिए मेनली क्या होता है कि आपने सब चीज पढ़ रखी है, नो डाउट आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, आपने रिवीजन कर रखी है. तो आप कोई भी क्वेश्चन का अगर सपोज कोई रिएजेंट का क्वेश्चन है तो जैसे मैंने बताया कि समटाइम द क्वेश्चंस कम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम NMR, मैग्नीशियम सॉरी इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन जैसे पर्टिकुलर अगर कोई क्वेश्चन सपोज रिएजेंट के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है. अब रिएजेंट के बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले अगर आपको उसका मैकेनिज्म याद नहीं भी है, चलो खैर उसका मैकेनिज्म अगर आपको याद नहीं भी है तो उस रिएजेंट का आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उस रिएजेंट का क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट का फंक्शन क्या है. आइदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग फंक्शन और इट इज रिड्यूसिंग फंक्शन और इट इज डूइंग द गिलमन रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले उसको क्या पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए. सेकंड आपको पता होना चाहिए उसकी रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी से मेरा मतलब है जैसे कि अगर मैं बात करूंगी LiAlH4 की, आप सभी को पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सभी को रिड्यूस कर देता है. तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब कि अगर वो रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब अगर वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्या होगा वो, अगर लीस्ट रिएक्टिव होगा आपका रिएजेंट, मतलब वो किसकी तरह हो सकता है, वो कीमो सिलेक्टिव हो सकता है. क्या हो सकता है वो, कीमो सिलेक्टिव. अगर कोई भी रिएजेंट लीस्ट रिएक्टिव हो मतलब वो बहुत कीमो सिलेक्टिव है, पर्टिकुलर एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा किसी और फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में. या फिर कोई भी रिएक्टिविटी की अगर बात करूं कि मोस्ट रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आइदर सबको ऑक्सीडाइज कर देगा या सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है. तो सबसे पहले पता होना चाहिए उसका फंक्शन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है कि वो मोस्ट रिएक्टिव है या कीमो सिलेक्टिव है या फिर रिजियो सिलेक्टिव है. फिर आपको रिएजेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन अप्लाई करते वक्त आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट तो नहीं है. स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर आपका सबस्ट्रेट सिस है तो वो आपका प्रोडक्ट में भी सिस ही रहेगा, अगर आपका सबस्ट्रेट ट्रांस है तो आपके प्रोडक्ट में भी आपको ट्रांस मिलेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंगलेट कार्बिन. सिंगलेट कार्बिन क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, सिस एल्कीन में ही प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है. जो हम सिमन स्मिथ रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है. ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस साइक्लोप्रोपेन बनेगा. या फिर अगर कोई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है तो वो क्या हो सकती है, स्टीरियो सिलेक्टिव. क्या हो सकती है वो, स्टीरियो सिलेक्टिव. स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या बनते हैं, मेजर प्लस माइनर प्रोडक्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट मेजर कब बनेगा. जैसे सेटजेफ का अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होता है, हॉफमैन अल्कीन. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कब वहां पर क्रैम्स रूल लगेगा, किससे मेजर प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो. नेमिंग रिएक्शंस को किस तरीके से याद रखना है कि कौन सा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में. जैसे हॉफमैन रिएजेंट की बात करती हूँ मैं या हॉफमैन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं हम, तो जिसमें कि प्राइमरी अमाइड
जिसमें प्राइमरी अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेस। तो जल्दी से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जैसे अगर मैंने बात किया वुल्फ रीअरेंजमेंट की, तो उसमें एसिल कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बिल्कुल मोटिवेशनली पॉजिटिव होकर जाओ, आसानी से जैम क्रैक होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप थ्रू द क्वेश्चंस देखिए, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि कुछ क्वेश्चंस हम, जैसे मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए या 15 क्वेश्चंस दिए, उसमें से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है ना कि कुछ स्टूडेंट के 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है उसे नोट डाउन कीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है मेरे साथ सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स अमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स के, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो इन अ केमिस्ट्री रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, हैविंग, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, हैविंग फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ठीक है, कि जो टोलेंस टेस्ट देता है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, जिनके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर फ्री कीटो ग्रुप हो, वे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, हैविंग अ फ्री एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप। या फिर अगर जो, जैसे कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं फिशर फॉर्म को हैवर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है, पायरोनोस फॉर्म में, तो उसमें हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपका C1 कार्बन होता है, जिसको आप एनोमेरिक कार्बन भी बोल सकते हो या एनोमेरिक पोजीशन भी बोल सकते हो, जो आपका C1 कार्बन होता है या फिर एनोमेरिक पोजीशन होती है, उस पर क्या अटैच्ड होना चाहिए, OH अटैच्ड होना चाहिए। उस पर क्या अटैच्ड होना चाहिए, OH अटैच्ड होना चाहिए। तब भी हम उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तब भी हम उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्री कीटोन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्री कीटोन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये फ्री कीटोन ग्रुप है मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये तो मैंने एक सिलेक्ट कर दिया। ये एनटीए टाइप क्वेश्चन था आपका, आई थिंक जैम 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये C1 कार्बन है, यहाँ पर OH फ्री है, क्या है यहाँ पर OH फ्री है। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमने इसी तरीके से साइक्लाइज्ड किया था फिशर फॉर्म में। OH OH OH, और इसको मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये वाले OH को यहाँ से ब्रेक करने के बाद। तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया, क्योंकि मैंने बताया कि C1 और एनोमेरिक पर अगर OH अटैच्ड होगा तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो ये भी हो गया। बट ये C1 पर OM ही अटैच्ड है, OH अटैच नहीं है। इसे मैं ब्रेक भी करूंगी तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। फिर C1 कार्बन पे OH नहीं है, तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। फिर यहाँ पे C1 कार्बन पर एक OH है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो कितने रिड्यूसिंग शुगर मिल गए मुझे, 3 रिड्यूसिंग शुगर मिल गए। ठीक है, अब जब भी रिड्यूसिंग शुगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इट गिव्स टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, एंड रिड्यूसिंग शुगर हैविंग अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप और हैविंग अ C1 कार्बन कंटेन द OH ग्रुप। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कन्वर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो फॉलोइंग कन्वर्शन आपको रिएक्टेंट भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन अवेलेबल होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन, मतलब ये कार्बन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, sp3। ये कार्बन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, sp3। तो इसको मैं 1 1 पोजीशन दे दूंगी, और बाकी के दो कार्बन आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, sp2। तो इट इज 1 2 3 1 2 3। कौन सी रीअरेंजमेंट जाएंगी, ये 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये 3 से 3 न्यू बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होता है, और 1 और 1 के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसको हम बोलते हैं कोप रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको हम, कोप रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नो डाउट इट इज अ 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, बट सिग्मा ट्रॉपिक में भी अगर कार्बन ही इन्वॉल्व होते हैं तो उसको नाम दे दिया गया है कोप रीअरेंजमेंट। क्या नाम दे दिया गया है उसको, कोप रीअरेंजमेंट का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब नो डाउट इट इज अ सिग्मा ट्रॉपिक, बट इट इज
कैटेगराइज कर दिया गया है उसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट और कोप रीअरेंजमेंट। अब इस कार्बन की जगह क्या आ जाए, ऑक्सीजन, तो ये भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 1 2 3, ये भी 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, बट ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है। अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है क्लेजन, अगर कार्बन ही रहता है तो उसका नाम होता है कोप। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट आंसर था। 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये वाला रीअरेंजमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल था, 2 मिथिल ग्रुप याद, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है 1 और 1 के बीच का, और 1 और 2 के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन, बस यही था इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये एल्डिहाइड और ये एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर कीटोन दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल अमीन। जब भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड गिवन हो और हाइड्रोक्सिल अमीन गिवन हो तो क्या करोगे, यहाँ से H2 और यहाँ से O, क्या बनकर निकल जाएगा ये -H2, क्या बनकर निकल जाएगा ये -H2। एक बेंजीन की रिंग है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या बनाकर निकाल दो, -H2, ठीक है। फिर इसके बाद ये बेंजीन को एज इट इज यहाँ आ जाएगा NOH, क्या बना दिया आप लोगों ने, ऑक्सिन, क्या बन गया ये, ऑक्सिन इज दी स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बैकमन रीअरेंजमेंट। किसके प्रेजेंस में बैकमन रीअरेंजमेंट होती है, एसिड के प्रेजेंस में, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर H2SO4 दिया, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है तो आप NH का इंसर्शन आइदर साइड कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या फिर इस OH के ट्रांस में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। तो जैसे मैं यहाँ पर NH का इंसर्शन कर रही हूँ और C डबल बॉन्ड N की जगह क्या कन्वर्ट कर देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, NH C डबल बॉन्ड O, इसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सिन अमाइड में कन्वर्ट हो गया, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। दिस इज बैकमन रिएक्शन। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है Br2 in the presence of an FeBr3, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ब्रोमीन एज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। उसी रिंग पर ये रिएक्ट करेगा, जो रिंग क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये वाले बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन। लेकिन ये वाले बेंजीन से ये कार्बोनिल अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैचमेंट, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। इस वजह से इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये वाली रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन लोन पेयर इन्वॉल्व है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होगा ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये यहाँ पर मैं ऑर्थो प्रोडक्ट ना बनाते हुए पैरा प्रोडक्ट बनाऊंगी, क्योंकि रिपल्शन नहीं होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इसके पैरा पोजिशन, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये ब्रोमीन पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट इसलिए नहीं करवाया बिकॉज दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ये NH है और इसी के तहत पे हम पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज आल्सो फ्रॉम 2017 जैम। द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट, यहाँ पे आपको सेट ऑफ रिएजेंट बताना था, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए NaNH2 in the presence of a liquid ammonia, this is very strong base जो कि एरोमेटिक प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या बनकर निकल गया ये HBr। तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, बेंजाइन। कौन सा इंटरमीडिएट मिल गया मुझे, यहाँ पर बेंजाइन मिल गया, ठीक है। अब ये Na प्लस NH2 माइनस, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस इस पे भी अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो सकता है, या फिर इस पर भी अटैक कर सकता है, इस साइड ब्रेक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर NH2 यहाँ अटैच्ड हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा,
अगर NH2 यहाँ पर अटैच हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। दिस इज मोर स्टेबल क्योंकि ये OMe माइनस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर इसका वर्कअप करवा देंगे तो मेनली ये जो प्रोडक्ट बनकर आएगा ये आ जाएगा OMe NH2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CuCl, एक मिनट, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली डायजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या हो रही है, सिंपली डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये NH2 किस में कन्वर्ट कर देगा डायजोटाइजेशन के प्रेजेंस में, N2 प्लस Cl माइनस। किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 प्लस Cl माइनस। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्या अटैच्ड है, OMe। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, NH2 की पोजीशन पे। फिर डायजोटाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये आ जाएगा OMe, ठीक है, और ये आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। फिर यहाँ पर दिया हुआ है फर्दर CuCN, तो ये साइनेट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये N2 को बाहर निकाल देगा। ये आ जाएगा OMe और ये आ गया Cn। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट Y and Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। यहाँ सिंपली आपको Y और Z बोला गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होने वाली है 1,4 एडिशन रिएक्शन। क्या होने वाली है यहाँ पर, 1,4 एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है आपको एनालिन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पर 1,2 एडिशन कहीं दी नहीं है, आपको 1,4 एडिशन ही करवाना है, ठीक है। उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि 1,2 क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो काइंड ऑफ सॉफ्ट ही है, तो ये नाइट्रोजन 1,4 एडिशन रिएक्शन देगा। और आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये जो रिएजेंट है ये एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा आपका NH, ठीक है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो फिर से इसे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, अभी रिएक्शन हो सकती है। अगेन ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स पर अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड, ये आ गया N, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इन्वॉल्व है तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए मैं ये हाइड्रोजन को निकाल दूंगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखिए CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OET, ओके। अगेन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका वाई प्रोडक्ट। क्या बन गया आपका, ये वाई प्रोडक्ट। देखते हैं ऑप्शन में क्या बन गया, ये वाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मतलब A और C को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आपको दिया हुआ है ETONA, मतलब बेसिकली बेस गिवन है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि साइक्लाइजेशन हुआ है। अब देखना है कि 5 मेंबर रिंग बनती है या फिर 6 मेंबर रिंग बनती है। देखो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो एक तो यहाँ से अगर मैं प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करके OET को बाहर निकाल देगा। ये आ जाएगा CH2 CH CO2 ET CH2 CH C डबल बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया। कितने मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर मैं यहाँ ये एसिडिक प्रोटॉन होता और यहाँ पर ये अटैक करता तो 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल है, 6 मेंबर रिंग ही बनती, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस करने के लिए, तो ये ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किस में हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। तो ये बन गया एसिड, और फर्दर इसको हीट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस CO2 बनकर निकल जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है सिंपली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नीचे, ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आयर से है ये क्वेश्चन। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो पता होना चाहिए कि एसिटिल क्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है 1810 के करीब, ओके। और सबसे लीस्ट किसकी होती है, अमाइड की होती है। किसकी होती है, अमाइड की होती है। तो 1 सबसे मैक्स और 3rd सबसे लीस्ट। उसके बाद एल्डिहाइड, सॉरी उसके बाद ईस्टर और फिर
एल्डिहाइड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ये 1735 तक शो करता है। दिस इज 1810, अमाइड इज 1610 और दिस इज 1715 से 1720 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन्स, आपको यहाँ पर डाइमिथिल साइक्लोहेक्सेन गिवन है 4 अलग अलग। विच वन ऑब्टेन इन इनैंशोप्योर फॉर्म। इनैंशोप्योर का मतलब है इनसे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है। देखना है आपको कहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, कि जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, जहां पर भी मीजो कंपाउंड प्रेजेंट होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं बी को नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये दोनों मिथिल कैसे हो जाएंगे? बैक साइड हो जाएंगे। ठीक है, बैक साइड होंगे और यहाँ से पीओएस क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर पीओएस प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब अगर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो इनैंशोमेर शो नहीं करेंगे या इनैंशोमेरिक फॉर्म में प्योर हमें नहीं मिल पाएंगे। फिर अगर हम डी को कन्वर्ट करते हैं तो ये 1-4 पोजीशन पे एक फ्रंट में रहता है एक बैक में रहता है। तो यहाँ से अगर मैं इसी पोजीशन से अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करूं तो यहाँ पर भी पीओएस क्या है? प्रेजेंट है। तो बी और डी ऑप्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। फिर सी ऑप्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये एक बैक में आ जाएगा एमई और ये बैक में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पीओएस क्या हो सकता है? प्रेजेंट। ये भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। बट अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक है फ्रंट में और एक है बैक में। जब मैं यहाँ से पीओएस पास करूंगी तो ये फ्रंट वाला बैक में दिखेगा, बैक वाला फ्रंट में दिखेगा। इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और विच कैन बी ऑब्टेन इन इनैंशोमेरिक प्योर फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। बी सी डी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर रीमन-टीमन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें यहाँ पर CH-Cl3 से क्या जनरेट होगा? यहाँ पर जनरेट होगा आपका कार्बन, क्योंकि यहाँ पर बेस गिवन है। सबसे पहले देखो ये SCH-Cl3, ओके। बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ये जब Cl निकल जाएगा क्या जनरेट होगा? कार्बन। कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये पाई बॉन्ड इस पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स है वो यहाँ माइग्रेट करेंगे। ये देखो ये वाला जो बॉन्ड जिसे मैं डार्क कर रही हूँ ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। ये कन्वर्ट हो जाएंगी 6 मेंबर रिंग में। क्या मिलेगा? 3 क्लोरोपिरिडीन। क्या मिलेगा? 3 क्लोरोपिरिडीन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम जेम 2019। क्या लिखा हुआ है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। आपको यहाँ पर गिवन है। क्या करता है? नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे आप सभी लोग? इसका इपॉक्सीडेशन कर। तो ये आ गया CH2, ये बन गया इपॉक्साइड। ठीक है, बन गया, इपॉक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी और क्या है? अब यहाँ पर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। कोई भी एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो H+ को क्या कर सके? इजीली डोनेट कर सके। तो यहाँ पर ये OH है, इसके भी लोन पेयर्स इस पे अटैक कर सकते हैं, इसके भी लोन पेयर्स इस पे अटैक कर सकते हैं। बट हियर स्ट्रेट किस में अवेलेबल है? 3 मेंबर रिंग में, इपॉक्साइड में। ये मोर रिएक्टिव होगा तो इसके लोन पेयर्स इस H+ पे क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। अब रिंग पर अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये रिंग क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो जाएंगी रिंग, और मेनली ये इट्स ट्राई टू ओपन इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इस रिंग से एंटी टू ईच अदर है, मतलब एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड जिसे मैं डार्क बना रही हूँ या फिर मैं दूसरे पेन से शो करती हूँ, वेट। ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा और ये रिंग को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। देखो किस तरीके से। ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हुआ है। ठीक है, तो ये OH एज इट इज, ये 2 मिथिल एज इट इज। ये वाला बॉन्ड पहले यहाँ पे अटैच था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
CH2 और ये आ गया, ये रिंग तो इस तरीके से ओपन हो गई OH। और ये जो बॉन्ड देखिए यहाँ पर, ये जो रिंग यहाँ पर अटैच थी, ये किस पर अटैच हो जाएंगी, इस पर अटैच। ठीक है, अब ये कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला बॉन्ड भी इससे अटैच्ड है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स यहाँ शिफ्ट कर देगा। ये क्या बन गया, कार्बोनिल। क्या बन गया, ये कार्बोनिल, और ये बॉन्ड किससे है, इस कार्बन से अटैच। ठीक है, और ये क्या आ गया, तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो कार्बोनिल के जस्ट सेकेंड कार्बन पे CH2OH है, कार्बोनिल के जस्ट सेकेंड कार्बन पे CH2OH। 25, it is based on H1 NMR spectrum, it is based on H1 NMR spectrum। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गिवन मॉलिक्यूल आपको गिवन है, यहाँ पर आपको बतानी है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, HZ गिवन है, HY एंड CH। देखिए, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर इससे प्रोटॉन अटैच्ड है डायरेक्टली तो क्या होगा, डी शील्डेड रीजन में चला जाएगा। ओके, अब सबसे पहले कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ये देखते हैं। ये जो है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड HZ इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो sp में क्या होता है, एनिसोट्रोपी इन्वॉल्व होती है, तो एनिसोट्रोपी होने की वजह से काइंड ऑफ उसकी डी शील्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, किसकी कंपैरिजन में, sp3 के कंपैरिजन में। तो ये बात तो क्लियर है कि HZ की वैल्यू HY से ज्यादा होगी। ठीक है, HZ की वैल्यू HY से ज्यादा होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें HY की वैल्यू ज्यादा थी HZ से, तो D था, तो D को एलिमिनेट कर दो। हाँ, अब बात करते हैं HZ की और HX की। तो देखिए मिथॉक्सी की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.39, सॉरी इट इज 3.5 टू 3.6 तक वैल्यू जाती है, किसकी, मिथॉक्सी कार्बन की। ओके, तो यहाँ पर मिथॉक्सी की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेंगी, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा HZ, क्योंकि ये एनिसोट्रोपी इफेक्ट लग रहा है, फिर आ जाएगा HX और फिर आ जाएगा HY। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना था ये 1 और 2 में से, 3 और 4 में से, 5 और 6 में से कौन सा स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखिए, हम हमेशा इस तरीके के साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में, चेयर फॉर्म में 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन को हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होती है। ओके, और जो आइसोप्रोपिल ग्रुप होते हैं या टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप होता है, जो कि बल्कियर ग्रुप होता है, उसको हमेशा इक्वेटोरियल पे सजेस्ट करते हैं, एक्सियल पे बल्कियर ग्रुप क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। तो अगर मिथिल के कंपैरिजन में ये ग्रुप की बात करें, विच इज टर्शरी ब्यूटिल, विच इज मच मोर बल्कियर, तो ये इक्वेटोरियल पे सही रहेगा, तो 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, इसकी बात करते हैं। बट यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स एक्सियल पोजीशन होने की वजह से ये अपने लोन पेयर्स इसके सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर लोन पेयर जो होते हैं वो एक्सियल के सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड करते हैं बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नो डाउट कि टर्शरी ब्यूटिल इज वेरी मच बल्कियर ग्रुप, इट इज मच मोर स्टेबल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। बट अगर ऑक्सीजन एक्सियल पोजीशन है, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अगर एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट को, बल्कियर एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट को क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाला, मतलब फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है।
फिर बात करते हैं इसकी, तो इसमें फिफ्थ स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स डायरेक्टली इस OH के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए ये एक्सियल पोजीशन स्टेबल है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सियल स्टेबलाइज्ड लोन पेयर एक्सियल पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट को स्टेबलाइज करते हैं। तो इट इज 1/4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा ब्रोमोकीटोन कौन सी रिएक्शन है ये? अल्फा ब्रोमोकीटोन कौन सी रिएक्शन है ये? फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? MEBr C डबल बॉन्ड OBr। ठीक है, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो ये आ जाएगा फिनिल MEC डबल बॉन्ड OBr। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गई? 3 मेंबर रिंग। क्या दिया हुआ है आपको? मिथेनॉल एज सॉल्वेंट गिवन है, तो MEO नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे। रिंग इस तरीके से भी ब्रेक हो सकती है और इस तरीके से भी ब्रेक हो सकती है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट पाथवे से रिंग को ब्रेक करवाऊं तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये Br एज इट इज, C डबल बॉन्ड ON। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं रिंग को सेकेंड तरीके से ब्रेक करवाऊं तो ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड OMe CH Br, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज और ये ब्रोमीन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर सकते हैं? रिपल्शन कर सकते हैं। इट इज नॉट मच स्टेबल इंटरमीडिएट, एंड फेवरेस्की में हमेशा हैलोजेंस बाहर निकलते हैं, और यही नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन के साथ, ये फिनिल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ब्रोमीन को भी बाहर निकाल सकता है, तो ये आ जाएगा फिनिल Me डबल बॉन्ड CO2। तो ये होगा आपका स्टेबल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस का रेट बताना है। तो बताया था सॉल्वोलिसिस को यू कैन कंपेयर विद SN1, एंड SN1 से कंपेयर करोगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा जो कि ब्रिज हेड है, यहाँ पे ब्रोमीन को निकाल दो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट कर दो जो कि कैसा होगा? अलाइलिक। दिस इज ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते। यहाँ से ब्रोमीन को निकालोगे, यहाँ पे जनरेट होगा एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो थर्ड वाला ऑप्शन को चूज कर दो। ठीक है, लास्ट में इसको मैं अगर ब्रोमीन निकालू, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करूं, तो ये आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक से अनस्टेबल कोई नहीं होता, तो सबसे लास्ट में किससे आ जाएगा? फोर्थ। सबसे लास्ट क्या आ जाएगा? फोर्थ। उसके लास्ट देन ब्रिज हेड एंड देन अलाइलिक। सी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको यहाँ दिया हुआ है ETMGBr, जो कि क्या है? एक तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन देता है? इट डू द 1-2 एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर 1-4 एडिशन गलती से नहीं करना है, क्योंकि अगर कॉपर होता तो सॉफ्ट कैरेक्टर जनरेट होता, तब हम 1-4 एडिशन रिएक्शन देते। तो ये आ जाएगा O नेगेटिव ET। ठीक है, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये O नेगेटिव, ये बन जाएगा OH, और ये आ जाएगा ET। कैसा अल्कोहल बना है? यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है CrO3। इट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। आपको पता है टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट ये अलाइलिक अल्कोहल है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकती है। ये OH अपने बॉन्ड पेयर इस पोजीशन पर शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है अलाइलिक अल्कोहल रीअरेंजमेंट। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये OH। अब क्या बन गया ये? अब बन गया ये सेकेंडरी। अब हो सकती है अब हो सकता है ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है? कीटोन में। ओके, इसके बाद आपको दिया हुआ है PPH3 डबल बॉन्ड CH2। इट इज अ विटिक रिएक्शन। इट इज अ विटिक रिएक्शन। तो सिंपली ये कार्बोनिल की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। इट इज अ विटिक रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अब भी समझाया कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता कॉपर के प्रेजेंस में तो सॉफ्ट कैरेक्टर बनता, तो ये कौन सी रिएक्शन देता 1,4 एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देता है ये? सिंपली 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो बस यहाँ पर 1,4 एडिशन करवाना है आपको। ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये OH, ठीक है, और ये आ जाएगा M, ये आ गया O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव यहाँ माइग्रेट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएंगी। फर्दर यहाँ पर दिया हुआ है आपको मिथिल आयोडाइड, तो ये नेगेटिव इस मिथिल पर अटैक करके आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो जो आपका एक्स प्रोडक्ट होगा, जो आपका एक्स प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, मतलब ए और बी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, एक्स। फिर आपको फर्दर दिया हुआ है MCPBA, तो यहाँ पर कोई भी एल्कीन तो है नहीं, तो इपॉक्साइड नहीं बनेगा, बट यहाँ पर MCPBA के प्रेजेंस में, कीटोन के प्रेजेंस में क्या होता है? बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। तो ये वाला सेंटर टर्शरी है, ये वाला सेंटर सेकेंडरी है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है? टर्शरी का। तो बस यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर दो? इंसर्ट कर दो। क्या कर दो? यहाँ पर ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए C डबल बॉन्ड O CCH3, C डबल बॉन्ड O CCH3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से केमिकल शिफ्ट बतानी है आपको। देखिए ये Ame2 डायरेक्टली ईस्टर ग्रुप से अटैच्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -R इफेक्ट से क्या कर रहा है? डीशिल्डेट कर रहा है Ame2 को। तो Ame2 सबसे ज्यादा डीशिल्डेट है, तो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट Ame2 की होंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो Me1 है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो आपको पता है बेंजीन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होती है? 7.23, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एक तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी एनवायरमेंट मिल रहा है, तो फिर आ जाएगा Me1। देन ये Me3 sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड है, और ये Me4 sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड है। तो sp2 में एनिसोट्रॉपी होता है, तो ये आ जाएगा Me4 एंड Me3, ठीक है। तो Me2 इज मोर डीशिल्डेड एंड Me3 इज लिस्ट डीशिल्डेड, और यू कैन से मोर शिल्डेड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का आपको स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बताना है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर फ्लोरीन और OH की बात होती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। उसी फॉर्म में गॉच इंटरेक्शन या गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। बट ब्रोमीन कोई भी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, बल्कि ग्रुप है, तो वो स्टैगर्ड फॉर्म में एक दूसरे से जितने दूर रहेंगे उतना स्टेबल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। इसमें ब्रोमीन और एमी देखो दोनों पास पास में इतने बल्कियर ग्रुप, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो स्टेबल फॉर्म में होगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे से, सॉरी, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, जिसमें एमी और एमी क्या है? एक दूसरे से ट्रांस, और यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे से क्या है? ट्रांस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन में चारों बल्कियर ग्रुप एक ही साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct order of pKa for the following compound is, pKa की वैल्यू आपको बतानी। क्या होता है pKa का ट्रेंड? कि जो एसिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH से, which is also inversely proportional to the pKa। मतलब जो एसिडिटी का ट्रेंड होगा उसका उल्टा pKa का ट्रेंड होगा, ठीक है। अब एसिडिटी किससे इंक्रीज होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -R इफेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी इंक्रीज होती है, -I इफेक्ट से एसिडिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो देखिए जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा स्टेबल। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं, अगर मैं यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बना दूं H+ को निकाल कर, तो NO2 इट इज अ वेरी मच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये -R इफेक्ट से एसिडिटी सबसे ज्यादा थर्ड की होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर तो नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन के साथ, तो ये क्या कर रहा है? +R इफेक्ट, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करता है, तो सबसे लास्ट आ जाएगा 2 वाला, ओके। फिर यहाँ पर एक एसिड ग्रुप है और ये फिनॉल ग्रुप है, तो OH -I इफेक्ट लगाता है और एसिड ग्रुप -R इफेक्ट लगाता है, तो फिर इसकी एसिडिटी ज्यादा हो। अब किस क्या बच गया? फर्स्ट वाला,
तो ये अगर एसिडिक ऑर्डर है तो pK ऑर्डर कितना होगा 2 1 4 3। कौन सा ऑप्शन राइट है, बस मार्क कर दो 2 1 4 3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटाल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में ये मिलता है। बोल रहा है कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले देखो ये CH2 नेगेटिव बेस दिया हुआ है, बेस ये अल्फा प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन ही होंगी, ये CH2 नेगेटिव देन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड H, ये CH2OH। अब ये एक्सेस में आपको गिवन है और यहाँ पर भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो बेस अगेन यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है उस पर अटैक कर सकता है। तो फिर ये रिएक्शन होगी। अगेन रिएक्शन हो सकती है कि अगेन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ कि 3 इसमें अल्कोहल ग्रुप लग गए। अब मेरा जो सबस्ट्रेट है उसमें तो चारों जगह लगे हुए हैं। अब कैनिजेरो रिएक्शन और क्लेजन स्किम्स रिएक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैनिजेरो रिएक्शन होगी। कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती है, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या होता है जो एल्डिहाइड होता है या फिर जो सबस्ट्रेट होता है वो दो रिडक्शन में भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। मतलब ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसका मैं रिडक्शन करा दूं तो CH2OH, इसका रिडक्शन करा दूं तो CH2OH, और अगर इसको ऑक्सीडेशन करा दूं तो एसिड बन जाएगा। तो इसका रिडक्शन करा दो कैनिजेरो के प्रेजेंस में, ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हुई है, अल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजेरो रिएक्शन। आई होप आपने काफी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो गई होंगी। अगर जो भी कॉन्सेप्ट, अगर आपको सपोज अल्डोल रिएक्शन समझ में नहीं आई या कैनिजेरो समझ में नहीं आया, तो समझ जाओ कि आपकी थ्योरी वीक है। आप जाके वही कॉन्सेप्ट को फिर से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट ना हो और आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए जैसे 1,2 डायल गिवन हो, तो 1,2 डायल को ही आप क्या कहते हो, पिनाकोल कहते हो। तो किसके प्रेजेंस में पिनाकोल रिएक्शन होती है, H प्लस के प्रेजेंस में। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे पता चलेगा, तो अगर मैं यहाँ से इस लोन पेयर्स को इस H प्लस पर अटैक कराऊं, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये बेंजिलिक बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है। फिर ये ऑक्सीजन की लोन पेयर्स यहाँ माइग्रेट करेगी और यहाँ पर सिंपली ये बॉन्ड माइग्रेट करके क्या देगा, 1,2 शिफ्ट देगा या 1,2 बॉन्ड शिफ्ट करेगा, 1,2 एनिसोट्रॉपी शिफ्ट बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से आपको पिनाकोल रीअरेंजमेंट से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना है। और मेनली जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करते हो, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो ताकि समझ में आए कि क्या क्वेश्चंस हो सकता है।